नमस्कार मित्रों, आप लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म घटना चक्र में स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप लोग ये जो बुक है सामान्य अध्ययन की पॉइंटर, ठीक ना, तो इसमें सारे कोर्स सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, तो सारे सब्जेक्ट का पॉइंट के रूप में संकलन किया गया है और सभी सब्जेक्ट को डिस्कस भी किया जा रहा है। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं इकोनॉमी वाला सेगमेंट ए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ठीक ना। नवीन शर्मा सर आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं इतने समय जो है जियोग्राफी वाला सेगमेंट। तो सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए जा चुके हैं, 2 सब्जेक्ट इतने समय चल रहे हैं। आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर ए वाली बुक मिली हुई है, रखी हुई है, जाकर आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोग इसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसी डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में आसानी हो, ठीक ना। तो आते हैं हम लोग आर्थिक एवं सामाजिक विकास इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि जो कुछ क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं उसको तो डिस्कस करूंगा ही, साथ ही साथ जैसे सूचकांक जो आए हुए हैं जो इतने समय प्रासंगिक हैं, ठीक ना, उसको लेकर भी कुल मिला जुलाकर स्टैटिक टू डायनेमिक पॉइंट दोनों डिस्कस किया जाएगा। तो आते हैं भाई फर्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कि क्या है आज का जो आपका नया टॉपिक होगा। वह है आयोजना है, प्लानिंग है, इसको डिस्कस करेंगे। चाहे उसमें पंचवर्षीय योजना हो, नीति आयोग हो, योजना आयोग हो, जो भी चीजें आएंगी सबको हम लोग अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। आते हैं भाई डिस्कस करते हैं। आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे कि पहला क्या कह रहा है कि भारत में नियोजन, भारत के नियोजन के बारे में कह रहा है कि क्वेश्चन, भारत के नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं। इसमें मतलब कि वही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन सत्य हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा पढ़ के हम लोग अच्छे से उत्तर पर पहुंच सकते हैं। पहला इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन, एक क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन, इसका प्रस्ताव एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसने अगस्त 1947 की वर्धा बैठक में इसको स्वीकृत किया था। एक्चुअली ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन जो था, इसमें सामाजिक मुद्दों और सामाजिक इश्यूज को एड्रेस करना था, उद्योगों की स्थापना को लेकर था, या फिर 6 राज्यों में मंत्रिमंडल को इस्टेब्लिश करना था, उससे संबंधित था, ठीक ना। तो यह वर्धा जो बैठक होती है 1937 में, उसमें उसको स्वीकृति दी गई, इसको पास किया गया। फिर कह रहा है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षीय भाषण में सुभाष बाबू, अध्यक्षीय भाषण सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की। सुनना जरा, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1937 में, तो 1937 में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ, ठीक ना, इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं, और इन्होंने ही कहा कि भारत जो है, भारत के लिए योजना आयोग हो और यही योजना आयोग भारत के लिए नीतियां बनाए, ठीक ना। और इसी अधिवेशन में एक अच्छी बात यह है कि इसी अधिवेशन में इन्होंने एक और घोषणा की। कौन सी घोषणा, तो सुनना जरा। इसी अधिवेशन में एक घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की घोषणा की जाती है, और इन्होंने कहा कि यह जो अध्यक्षता की जाएगी यह है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाएगी, ठीक ना। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने ये जो आपका हरिपुरा अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरे अधिवेशन में जो है इन्होंने घोषणा की राष्ट्रीय योजना समिति की, और कहा कि यह जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करेंगे, तो ये भी आपका सही है। फिर प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया। तो नीति आयोग, आपको मैं बताऊं कि पहले योजना आयोग था, योजना को बनाने का काम योजना आयोग करती थी, ठीक ना। योजना आयोग का जो गठन है यह है 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह योजना बनाने का काम करती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनती है, मोदी जी की सरकार, ये जो है 2014 में जो आम चुनाव होता है उसी के बाद जो है सरकार जनता दल की आती है, ठीक है ना, जनता पार्टी। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो आई, यह योजना आयोग के स्थान पर ही आई थी, इसीलिए जो योजना आयोग है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है 1 जनवरी 2015 को, ठीक ना भैया। तो उसी के स्थान पर मोदी सरकार जब आई तो कहीं ना कहीं जो योजना आयोग था उसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया। तो सभी जो कथन है वो सही हैं आपके। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें कहा गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, ठीक ना। इतने समय उपाध्यक्ष कौन है? इतने समय वर्तमान में तो सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी, इसको आपको याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष, अच्छा अध्यक्ष कौन होता है? अगर मैं कहूं कि अध्यक्ष कौन होता है तो अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी इतने समय जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक ना। उपाध्यक्ष आपने देखा कि पहले जो उपाध्यक्ष हैं वह अरविंद पनगड़िया और वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी हैं। इसके सीईओ भी होते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ठीक ना। तो सीईओ इतने समय परमेश्वरम अय्यर है, परमेश्वरन अय्यर, यह इतने समय के सीईओ। पहले अमिताभ कांत थे, इनके स्थान पर अब जो है सीईओ जो है आपका परमेश्वरन अय्यर हो गए हैं। लेकिन पहले जो है सीईओ कौन थे? तो सिंधु खुल्लर थी, सिंधु खुल्लर, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सिंधु खुल्लर महिला थी ये, तो भारत की पहली महिला जो है नीति आयोग की आपकी सीईओ बनी, ठीक ना। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। अभी हमने बताया कि परमेश्वरन अय्यर इन्होंने किसका स्थान लिया? अमिताभ कांत का स्थान लिया, अमिताभ कांत का, ठीक ना, अमिताभ कांत का स्थान लिया। अच्छा, एक अच्छी बात है कि अमिताभ कांत के विषय में, अमिताभ कांत इतने समय जो G20 सम्मेलन होने वाला है, समिट होने वाला है 2023 में भारत में, उसी के शेरप्पा बनाए गए हैं, ठीक ना, अमिताभ कांत। तो परमेश्वरन अय्यर इतने समय सीईओ हैं नीति आयोग के, पहले जो है इससे पहले अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के अनुसार नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य रहा। एक्चुअली ये रिपोर्ट दिसंबर 2021 में जारी की गई, अभी 2022 वाली जो रिपोर्ट आनी बाकी है, ठीक है ना। तो एक साल पहले का जो है पिछला वाला डाटा लिया जाता है, इसीलिए ये कहा गया है कि नवाचार सूचकांक 2020 कहा गया है, ठीक है ना। एक्चुअली ये रिपोर्ट जो है आपका दिसंबर 2021 में जारी की गई, तो दिसंबर 2022 में जारी की जाएगी, तो अभी दिसंबर आया नहीं है आपका, ठीक ना। तो नवाचार सूचकांक पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है। नीति आयोग कई रिपोर्टें जारी करते हैं, जैसे कि नवाचार सूचकांक हो गया, एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया, इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी रिपोर्ट अपनी जारी करती है, और भी रिपोर्ट जैसे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित भी रिपोर्ट जारी करती है नीति आयोग। तो नवाचार सूचकांक में पहले जो स्थान पर है वह कर्नाटक है, ठीक ना, शीर्ष स्थान पर कर्नाटक अभी बना हुआ है। तो सवाल है कि अंतिम स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान पर तो आपका अंतिम जो स्थान है वह है छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़, ठीक ना भैया। तो इतना आपको याद रखना है, नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष जो राज्य है वह कर्नाटका है, और जो अंतिम राज्य है उस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। अब सुनना जरा, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताना चाह रहे हैं। जो सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? नीति आयोग कैसे रिपोर्ट जारी करती है, या फिर किस राज्य की क्या स्थिति है, ठीक ना, उसको थोड़ा सा हम लेकर डिस्कस करते हैं। सुनना जरा, इसको हम स्किप कर देते हैं, इरेजर। अब एसडीजी, एसडीजी की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा इसके द्वारा क्या किया गया कि 17 गोल निर्धारित किए गए। 17 गोल, जैसे गरीबी को दूर करना, ठीक ना, कुपोषण को दूर करना, स्वच्छता को अपनाना, लिंग समानता को जो है स्थापित करना, ठीक ना। इसके अलावा आपका जो है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित इश्यूज हैं उसको, या फिर जो है भूमि को बचाए रखना, ये सब सारी चीजें जो है एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2015 में। टोटल 17 गोल लक्ष्य निर्धारित किए गए, और सभी राज्यों को, सभी राष्ट्रों को कहा गया कि 2030 तक, वर्ष 2030 तक इस 17 लक्ष्यों को वो प्राप्त करें, ठीक है ना भैया। तो इतना कुछ जब किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, सभी देशों को यह लक्ष्य दिया गया 2030 तक वह गरीबी दूर करें, वह जो है स्वास्थ्य स्तर को मेंटेन करें, शिक्षा स्तर को बेहतर करें, ठीक ना, लिंग समानता को बेहतर करें। तो ये सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने देश में नीति आयोग जो है इसी एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी करती है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये जारी करती है नीति आयोग।
और जब नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करती है तो उसमें राज्यों की स्थिति देखी जाती है। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, ज्यादातर जो सेगमेंट शामिल किए जाते हैं वह है आपका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, यही जो है मानक लिए जाते हैं एसडीजी को मापने के लिए, ठीक ना। तो एसडीजी जो 2020 का जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें केरल सबसे पहले स्थान पर है। एसडीजी अगर हम 2020 की बात करें तो इसमें केरल पहले स्थान पर है, केरल। वहीं पे 2 राज्य संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, 2 राज्य, उसमें आपका तमिलनाडु है और हिमाचल प्रदेश है। एक्चुअली जो केरल है इसको 75 अंक मिले थे, इसलिए पहले स्थान पर है। लेकिन तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जो है यह संयुक्त रूप से इनको 74 अंक मिले थे। 74 अंक तमिलनाडु को भी मिला, 74 अंक हिमाचल प्रदेश को भी मिला, इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक ना। अब सुनना जरा, कभी कभी ये पूछता, जैसे पिछली बार पीसीएस के परीक्षा में अब की बार 2022 का जो हुआ उसमें एसडीजी को लेकर पूछ दिया कि किस एसडीजी में कौन से इश्यूज रखे गए हैं। तो मैं कुछ बता देता हूं आपको, उससे आपका जो है एक प्रकार से थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी, ठीक ना। कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसको जारी करने वाला जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है, ठीक ना। नीति आयोग है, 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि केरल पहले स्थान पर है और संयुक्त रूप से आपका तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। वहीं पे बिहार को ना छोड़िए अपना, बिहार जो है यह अंतिम स्थान पर है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक भैया। फिर सवाल है कि एसडीजी 1 में क्या है, एसडीजी 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में, 5 में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनना जरा, अब इसको हम इरेजर कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो सवाल है एक आपका एसडीजी ऐसे पूछता है कि एसडीजी 1 में क्या है, फिर पूछेगा एसडीजी 2 में क्या है, फिर पूछेगा एसडीजी 3 में क्या है, फिर पूछेगा एसडीजी 4 में क्या है, फिर पूछेगा आपका कि एसडीजी 5 में क्या है, फिर पूछेगा एसडीजी 6 में क्या है, फिर पूछेगा हो सकता है कि एसडीजी 13 में क्या है, फिर पूछेगा एसडीजी 15 में क्या है, ऐसे पूछेगा 17 तक। और अब की बार तो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया था। पिछली बार 2019 वाला जो क्वेश्चन आया था, 2019 में आया था, वो स्वच्छता को लेकर पूछा था, एसडीजी 6 को लेकर। तो जो पहला है आपका एसडीजी 1 है, इसमें गरीबी दूर करना इसका लक्ष्य रखा गया है, गोल रखा गया है 2030 तक, ठीक ना। एसडीजी जो 2 है इसमें भूखमरी को टारगेट किया गया है कि भूखमरी को दूर करें, ठीक ना। लेकिन आप देख ही रहे होंगे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर तो है, लेकिन भूखमरी के सूचकांक जब आते हैं तो उसमें भारत एकदम बहुत डाउन स्थिति में दिखता है। जो तीसरा है एसडीजी 3, ये स्वास्थ्य स्तर को मेंटेन करने की बात करता है। जो एसडीजी 4 है इसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया जाता है। और एसडीजी 5 जो है यह है लिंग समानता, इस पर बल दिए जाने की बात की जाती है। एसडीजी जो 6 है इसमें स्वच्छता, यही क्वेश्चन पूछा था स्वच्छता को लेकर, ठीक ना भैया। स्वच्छता को लेकर पूछा कि स्वच्छ पेयजल किस एसडीजी से कोरिलेट करता है, संबंधित रखता है, एसडीजी 6 से, ठीक ना। और एसडीजी जो 13 है ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उस पर कार्रवाई करने से संबंधित है। एसडीजी जो 15 है 15, यह आपका पृथ्वी पर जीवन, इससे संबंधित, ठीक ना। मतलब कि पृथ्वी की देखरेख, उसको सुरक्षित करना, ये सब सारी चीजें एसडीजी 15 में है। तो इतना कुछ हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट, 27 दिसंबर 2021। सुनना जरा, ये कह रहा है कि 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक एक रिपोर्ट जारी की गई थी। देखिए नीति आयोग के द्वारा, मैंने बताया कि पहले ही कि कई रिपोर्टें जारी की जाती हैं, उसमें एक रिपोर्ट और भी है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, ठीक ना। तो स्वास्थ्य सूचकांक देखिए 27 दिसंबर 2021 को जारी की गई, मतलब अभी ये रिपोर्ट नहीं आई है। जो लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना भैया। तो 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2019-20, इसमें डाटा जो होगा वह 2019-20 का होगा, ठीक ना। क्योंकि पहले के ही डाटा लिए जाएंगे ना, तभी तो रिपोर्ट जारी की जा सकती है। कह रहा है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वह 3-4 स्थान तक पूछ रहा है, ये समस्या है। पहले एक ही स्थान पूछता था, अब 3-4 स्थान पूछ ले रहा है, या फिर पूछ रहा है कि इतने अंक से बीच इतने अंक में कौन से जो है राज्य आते हैं। खैर,
तो पहले जो स्थान पे है वह केरल है स्वास्थ्य सूचकांक में, ठीक ना। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है और छठे स्थान पर आपका जो है महाराष्ट्र है, ठीक ना। 3 तो 5 ही हुए, केरला पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर, फिर आपका मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर, महाराष्ट्र 5वें स्थान पर। ये आपको याद रखना है, ठीक ना भैया। फिर सवाल है कि स्वास्थ्य सूचकांक में, इस स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य एकदम अंतिम स्थान पर है, कौन सा राज्य, तो वह बिहार है। बिहार एकदम अंतिम स्थान पर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दिसंबर 2027 में, दिसंबर 2021 को स्वराज प्रगति भारत रिपोर्ट, देखिए एक रिपोर्ट ये भी जारी करता है नीति आयोग, स्वराज प्रगति भारत रिपोर्ट, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के तहत जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, बिहार है, मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश इस जो है स्वराज प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड एकदम जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, ठीक भैया। आते हैं नेक्स्ट, उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान एक क्या है, इसका ध्येय क्या है, तो जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं या फिर स्थानीय जो समुदाय हैं, स्थानीय समुदायों को उच्च शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों से जोड़ना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, उनको प्रौद्योगिकियों से जोड़ना, इसी कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्नत भारत अभियान चलाया गया था, ठीक ना। जैसे अपना प्यारा सा गांव है, इस गांव से जो है किसी यूनिवर्सिटी को जोड़ देना, किसी उच्च शिक्षण संस्थान को जोड़ देना, उच्च शिक्षण संस्थान को जोड़ देना, ठीक ना। अब यह क्या करेगा, उच्च जो शिक्षण संस्थान होगा यह गांव की समस्या को एड्रेस करेगा और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहां पर एक रिपोर्ट भी जारी करेगा, सरकार को सूचित भी करेगा कि यहां पर ये समस्याएं हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी विकास किए जा सकते हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक ना। तो उसी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण समुदायों को टेक्नोलॉजी से, उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान का कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। हालांकि जो है इसका जो उन्नत भारत अभियान है यह 2.0 भी शुरू किया जा चुका है। तो क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, ठीक ना। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्था है, उसको जो है स्थानीय जो समुदाय हैं इससे जोड़ देना, ठीक ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके, मतलब कि विकास को बढ़ाया जा सके, ये कह रहा है, ठीक ना, उन्नत भारत अभियान। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना, एक्चुअली ये जो स्वदेश दर्शन योजना है ये आपका 15 होगा, ठीक है ना, 15%। तो स्वदेश दर्शन जो योजना है यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो सांस्कृतिक, जो धार्मिक एक प्रकार से स्थल हैं उनको जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, मानव विकास को बढ़ावा दिया सके, भारतीय जो संस्कृति है उसको एक प्रकार से लोग जान सकें। इसी उद्देश्य से यह भारत सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की गई। तो सवाल है कि इसमें कितने परिपथ शामिल किए गए हैं, टोटल 15 परिपथ शामिल किए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं, तो जैसे आपका एक विरासत चक्र है, रामायण चक्र है, तटीय चक्र है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि यहां से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से स्वदेश दर्शन योजना में कौन सा परिपथ शामिल नहीं किया गया है, तो एक बार आप सरसरी निगाह से देखे रहेंगे तो चीजें तैयार रहेंगी, ठीक ना। सुनना जरा, तो एक आपका विरासत चक्र है, दूसरा क्या है, रामायण चक्र है, तीसरा तटीय चक्र है, चौथा आपका पूर्वोत्तर भारत परिपथ है, पांचवा क्या है, ये आपका मरुस्थल परिपथ है, फिर जनजातीय परिपथ है, फिर वन्य जीव परिपथ है, फिर ग्रामीण परिपथ है, फिर उसके बाद आध्यात्मिक परिपथ है, फिर धरोहर परिपथ है, फिर इको परिपथ है। इको जो इन्वायरमेंट परिपथ होता है उसको, मतलब कि ग्रामीण खूबसूरतियों को आप जानिए ना, जो एक प्रकार से धार्मिक स्थल है उनको आप जानिए, इको फ्रेंडली जो कुल मिला जुलाकर जहां पर इन्वायरमेंट बेहतर है उसको भी पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और आप जिस शामिल इसमें कर सकते हैं, इसमें पूरा नहीं दिया गया है, ठीक ना। एक कृष्ण परिपथ है, कृष्णा परिपथ, इसको भी शामिल कर सकते हैं। सर्किट इसको कहें या परिपथ कहें, सर्किट भी कह सकते हैं, सर्किट, कृष्णा सर्किट। इसके अलावा आप जो है बौद्ध सर्किट इसमें नहीं दिया गया है, इसको भी लिख सकते हैं, बौद्ध सर्किट।
फिर इसके अलावा सर्किट, ठीक ना। फिर सूफी सर्किट नहीं दिया गया है, सूफी सर्किट इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक भैया। हिमालय सर्किट ये नहीं दिया गया है, इसको भी कर सकते हैं आप, हिमालय सर्किट इसको नहीं दिया गया है, इसको भी। तो ये सभी सर्किट को आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। आते हैं नेक्स्ट, एगमार्क। एगमार्क क्या है? तो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इसी के द्वारा एगमार्क को जारी किया जाता है ताकि जो वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता की पहचान किया जा सके। एगमार्क, ठीक है ना। तो एगमार्क FAO कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो मुख्यालय है, एक कभी कभी पूछा जाता है कि मुख्यालय को लेकर, तो रोम में इसका मुख्यालय है, ठीक ना, रोम इटली, ठीक। इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन हुआ। तो कुल मिला जुलाकर इसके द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह होता है, ठीक ना, एगमार्क, ताकि वस्तुओं की पहचान कर सके कि कौन सी वस्तुएं आपका जो है गुणवत्ता युक्त हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसको हम वैश्वीकरण को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, या फिर जो है कहें कि लिबरलाइजेशन को लेकर, उदारीकरण को लेकर, तीनों शब्दों को लेकर जो नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, उसमें LPG जो मॉडल दिया गया था उसको तीनों को लेकर हमने डिफाइन किया है, ठीक ना। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण एक देश की अर्थव्यवस्था को जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, ठीक ना। अच्छा, एक देश की अर्थव्यवस्था से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को जैसे ही जोड़ा जाता है, जो इकोनॉमी होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हो जाती है। जैसे ही आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होगी तो आपको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपका जो कल्चर होगा उस कल्चर में विविधता आएगी, ठीक ना। क्योंकि दूसरे देशों से आप आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश का स्तर आपका बेहतर होगा, FDI बेहतर आएगी, ठीक ना। लोग भारत को या जिस देश से व्यापार हो रहा है उस देश को जान सकेंगे। तो कुल मिला जुलाकर यही सारी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट आया, यह नई आर्थिक नीति 1991 में आई, उसी में वैश्वीकरण LPG मॉडल, LPG ये जो G है इसी ग्लोबलाइजेशन को, इसी वैश्वीकरण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना भैया। तो इतना चीजें हमने इसमें डिस्कस किया। एक प्राइवेटाइजेशन होता है और एक आपका जो है लिबरलाइजेशन होता है, उदारीकरण। उदारीकरण क्या था? पहले 1991 से पहले यह समस्या थी कि कंपनियों को, उद्योगों को उद्योग स्थापित करने में, लाइसेंस प्राप्त करने में काफी समस्या होती थी उनको, लेकिन उसी लाइसेंस की प्रणाली को हटाने के लिए कुछ उदारता दिखाई गई, उसी को उदारीकरण कहा गया, ठीक ना। फिर सवाल है कि निजीकरण क्या है? सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं, उन्हीं सार्वजनिक उद्यमों को जब हम निजी हाथों में सौंप देते हैं, उसका अधिग्रहण कोई निजी प्लेयर करने लगता है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो उसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। आपने जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं दूं तो LIC का नाम सुना होगा। LIC में क्या है कि 5% शेयर इतने समय प्राइवेट के हाथ में, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में, तो उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है। रेलवे का आप प्राइवेटाइजेशन सुने होंगे, ठीक ना। तो ऐसे कुछ जो आप सुन रहे हैं तो वही प्राइवेटाइजेशन, उसी निजीकरण की मैं बात कर रहा हूं। तो ग्लोबलाइजेशन हमने आपको बता ही दिया। दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथावत कम से कम करना, यथावत कम से कम करना। कुल मिला जुलाकर जैसे ही हम अपनी इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी से अटैच करेंगे तो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको जो है हम धीरे धीरे कम कर देंगे, ताकि एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से हमारा लिंक जो है बढ़ सके और व्यापार अच्छे से हो सके, उसी को कह रहा है, ठीक है ना। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको कम करना। आते हैं नेक्स्ट, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो अभी अभी मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। भाई व्यापार भी तो हम करेंगे ना, व्यापार ही करने का मेन उद्देश्य था वैश्वीकरण को लाना। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को, इंडिया की अर्थव्यवस्था को चीन की अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं, जापान की अर्थव्यवस्था, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो कुल मिला जुलाकर हमको जो है व्यापार में एकदम उदारता दिखानी होगी, ठीक ना। जो भी प्रतिबंध व्यापार में लग सकते हैं उसको हटाना होगा ताकि व्यापार सुचारू रूप से संचालित हो सके। फिर WTO के हम तो मेंबर भी हैं ना। WTO के मेंबर होने के कारण जो व्यापार में दुविधाएं हों, जो बाधाएं हों, उसको समाप्त करना होगा ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वैश्वीकरण का, ये बेहतर तरीके से साकार हो सके। इतना कुछ हुआ। फिर वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। एक्चुअली वैश्विक संकल्पना जो है यह मार्शल मैकुलन के द्वारा दिया गया था। कनाडाई ये जो है समाजशास्त्री थे, मार्शल, सुनना जरा,
मार्शल मैकुलन, कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर हो जाता है, लेकिन मार्शल मैकुलन नाम है इनका, ठीक ना। वैश्विक गांव की इन्होंने संकल्पना दी थी और इन्होंने कहा कि जो गांव है उसको इंटरनेटों के माध्यम से, उनको संचार मीडिया के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि उस गांव में एक बेहतर जागरूकता, बेहतर संचार विकसित हो सके। उसी को इन्होंने आपका वैश्विक गांव कहा, ग्लोबल विलेज कहा, ठीक ना। तो परिवहन और संचार के माध्यम से इसका विकास किया जा सके, ये जो है इसी पर आधारित है। परिवहन मतलब कि कुल मिला जुलाकर अगर आप एयरपोर्ट तक उसकी पहुंच रखते हैं, अगर आप रेलवे तक उसकी पहुंच रखते हैं, अगर आप हाईवे तक उसकी पहुंच रखते हैं, तो जायज है कि उसकी जो अप्रोच होगी उस गांव के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा भूमिका निभाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन की कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे साकार हो जाएंगे वहां पे। संचार जायज है कि इंटरनेट, ई पंचायत का नाम आपने सुना होगा, ई पंचायत, डिजिटल इंडिया का नाम सुना होगा। सरकार ई पंचायत जो लाई, कहीं न कहीं जो वैश्विक गांव की संकल्पना है उसको साकार करने के लिए ही लाई थी। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका वैश्विक गांव की संकल्पना पर आधारित है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, यम विश्वेश्वरैया। एक्चुअली 1934 में सबसे पहले इन्होंने जो है आर्थिक नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और यम विश्वेश्वरैया 1934 में भारत की आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक, जो पुस्तक इनकी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसी में इन्होंने प्रस्तुत की थी, ठीक ना। तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र को न्यूनतम बिजली देने का प्रावधान किया गया है। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल जो क्षेत्र है वहां पर 10 घंटे बिजली देने का इसने जो है प्रावधान किया है। कौन? अटल ज्योति योजना। एक सौभाग्य योजना लाई गई थी। सौभाग्य योजना का भी टारगेट यही बिजली को एक प्रकार से जो है विस्तारित करना था, ठीक ना। ये नहीं कि 10 घंटा 8 घंटा ऐसा नहीं था उसमें, लेकिन बिजली को 100% जो है विस्तारित करना था ताकि पूरा जो क्षेत्र है भारत का वहां पर बिजली पहुंच जाए। सौभाग्य योजना, तो ये आपका अटल ज्योति योजना, कुल मिला जुलाकर 10 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बिजली देने का प्रावधान इसमें किया गया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने। एक्चुअली महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो नियोजन का अप्रोच होना चाहिए, वो नियोजन का अप्रोच वो बॉटम टू अप होना चाहिए, मतलब कि नीचे से जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो जनजाति है, जो समाज के अंतिम पायदान पर, जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है, ठीक ना, जो गरीब है, जो निर्धन है, आप विकास का शुरुआत वहां से करिए, धीरे धीरे उससे रिस्क कर विकास ऊपर जाएगा। गांधी का यह मानना था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गांधी विश्वास करते थे, लेकिन जो नियोजित अर्थव्यवस्था ये टारगेट राष्ट्र को करती है, देश को करती है, ये राज्य को करती है, ये अप टू बॉटम कॉन्सेप्ट पर चलती है। तो गांधी ने कहा कि नहीं, गांधी ने कहा कि ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, नियोजित विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है। गांधी ने स्वदेशी कॉन्सेप्ट, स्वदेशी विकास, स्वदेशी विकास इसका कॉन्सेप्ट, मतलब कि रूरल जो डेवलपमेंट पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा फोकस किया गांधी ने, इसीलिए इसका विरोध किया था। रसिया से लाया गया था ये आपका नियोजित विकास, क्योंकि देखिए रसिया बार बार उनका जाना था, वहां से काफी इन्फ्लुएंस थे जवाहरलाल नेहरू, सो उन्हीं के प्रयासों से ये लाया गया था, ठीक ना। तो गांधी उसके थोड़ा सा विरोध में थे। पूरा एक ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप प्रस्तावित किया था किसने? एलपीजे अब्दुल कलाम जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति, ठीक ना, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रपति। बेहतर शिक्षक, इन्होंने कहा कि हमको कोई वैज्ञानिक ना कह के जब शिक्षक कहा जाता है हमको, तो और भी हमको जो है प्रतिष्ठा मिलती है। शिक्षक का स्थान ही दूसरा है। शिक्षक मैं बता दूं कोई नॉलेज नहीं है, शिक्षक एक प्रकार की आर्ट है, कला है, ठीक ना। कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी अगर उसका प्रेजेंटेशन बेहतर हो, अगर उसका बताने का तरीका भी हो, तो एज ए शिक्षक हो सकता है। जरूरी नहीं कि बहुत नॉलेज ही आपको हो तो वो शिक्षक की गुणवत्ता होगी, नहीं, गुणवत्ता तो शिक्षक की एक फैक्टर रखता है नॉलेज, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक ना भैया। तो ये चीजें हुई। आते हैं नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया, ठीक ना, स्वच्छ सर्वेक्षण यह है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जो क्षेत्र है यह पिछले 5 बार से शीर्ष पर है, पिछले 5 बार से।
5 बार से शीर्ष पर है, ठीक ना। तो सवाल है कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो पिछले 3 बार से छत्तीसगढ़ ये पिछले 3 बार से शीर्ष पर रहा। अगर यह पूछे कि कौन सा गंगा का स्थान, मतलब कि जहां से गंगा गुजर रही है, गंगा का वो कौन सा शहर सबसे शीर्ष पर है, तो वाराणसी है, वाराणसी, ठीक ना, वाराणसी। तो इसको ले सकते हैं। तो इतना कुछ हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में जाना। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, मुख्य रूप से संबंधित है, ये देखिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक ना। अब सुनना जरा एग्जांपल देकर बताते हैं हम कि इसमें है क्या। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन है, और 2 हेक्टेयर में कि 2 लोग काम करने के लिए पर्याप्त हैं, 2 लोग, और 2 लोग जब काम करने के लिए पर्याप्त हैं, तो इस जमीन में 2 लोग काम कर रहे हैं और उत्पादन मान लीजिए कि 100 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इसमें 5 लोग लग जाएं, इसी जमीन में 2 हेक्टेयर की जमीन में 5 लोग लग जाते हैं, तो जो उत्पादन होगा ये 100 क्विंटल ही होगा, उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। तो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे ना, जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं इसमें, इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक ना। तो कुल मिलाकर भारत में समस्या इस बात की ना कि बाबू हमारे दुकान किए हुए हैं किराना की, और हम भी जाकर उसी पर बैठ रहे हैं, ये समस्या है, छिपी बेरोजगारी। गांव में हमारे पास मुझे लगता है 1 बीघा खेत नहीं होगा, लेकिन अब 1 बीघा खेत अगर है तो उसी में 4 लोग लगे हैं, 1 लोग लग के भी वही उत्पादन दे सकते हैं, ठीक ना। अगर 4 लोग लगेंगे, 3 लोग बेरोजगार, मतलब छिपी बेरोजगारी में आ जाएंगे। ये सब सारी चीजें हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप दुकानों को ले सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट को ले सकते हैं, पशुपालन को भी ले सकते हैं, ठीक ना। 1 लोग अगर पशुओं को पाल सकते हैं तो उसी में पूरा घर एकदम लगा हुआ है। ये समस्या है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। खैर, राजीव आवास योजना, ये क्या है? राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी को विस्तारित किया गया ये 2022 तक। ये देखिए क्वेश्चन काफी प्रासंगिक है, इसलिए रखा गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक ना। वर्ष 2022 चल रहा है, तो आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा ये प्रासंगिक है कि राजीव आवास योजना जो है इसको 2011 में शुरू की गई, लेकिन इसको विस्तारित कर दिया गया है वर्ष 2022 तक, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट। फिर क्या है? कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्र को। एक संगठित क्षेत्र होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र वो होता है कि जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन बाकायदा हो, औपचारिक डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हों रोजगार के, ठीक है ना, संगठित क्षेत्र कहलाता है। असंगठित जैसे आप रेहड़ी पटरी वालों को देख सकते हैं, ठीक ना। आप बगीचे में जो है फूल उत्पादन कर रहे हैं, फल उत्पादन कर रहे हैं, जो भी है वो असंगठित क्षेत्र। एक महिला जाकर जो है वो काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, असंगठित क्षेत्र है। कोई जो है ठेले पे दुकान लगाया हुआ है, अखंड, ये जो है असंगठित क्षेत्र है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुलाकर ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसी के लिए तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अनुसार ये प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है ना भैया। इतना कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM का उद्देश्य क्या है? सुनना जरा। यह कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, ये इसका पहला लक्ष्य है, उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, किशोरियों, महिलाओं में जो रक्ताल्पता, मतलब कि खून की जो कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती घटना, इसको कम करना, रक्ताल्पता को कम करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। आते हैं नेक्स्ट। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की थी, स्टैंड अप इंडिया। हालांकि इसको 5 अप्रैल 2016 से इसको प्रारंभ किया गया, और इसका शुभारंभ, बड़ी अच्छी बात है कि यह नोएडा से शुरू हुआ। नोएडा मतलब अपना यूपी, ठीक है ना। तो नोएडा से ये शुरू हुआ 5 अप्रैल 2016 से। हालांकि इसकी घोषणा जो है, घोषणा को लेकर भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये जो घोषणा आपका है, तो यह 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह लाल किले से की गई होगी, ठीक है ना।
तो इतना कुछ आपने इसमें जाना। खैर और भी तो कुछ जानना है। क्या जानना है इसमें? कह रहा है कि इसका प्रयोजन क्या था। तो अनुसूचित जाति जो है एससी, अनुसूचित जो जनजातियां हैं एसटी, ठीक ना, या फिर महिलाएं अगर उद्यमी हैं तो उनको ऋण देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो कैसा ऋण, कितना ऋण? तो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण, 1 करोड़ तक का ऋण, ये जो है स्टैंड अप इंडिया का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था, ठीक ना। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी और महिला जो उद्यमी हैं उनके लिए ये योजना थी। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण उनको दिया जा सकता था, ठीक ना। खैर इसकी घोषणा अगर पूछे तो 15 अगस्त 2015 और इसका शुभारंभ पूछे तो नोएडा से 5 अप्रैल 2016। इतना कुछ हमने इसमें जाना। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाएं कला ये जो कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। कैसे? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये देखिए 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई। मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका आदर्श वाक्य रखा गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अभी 28 अगस्त बीता जल्दी जल्दी 2022 में 8 साल इसको पूरे हो गए और 8 साल में मैं बता दूं आपको कि लगभग 46 करोड़ खाते खोले गए। जबरदस्त उपलब्धि है, ठीक ना। इसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है खाते खोलने का। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का टोटल कवरेज इसने ले लिया है 67%, मतलब कि 67% की बैंकिंग तक अप्रोच हो चुकी है। महिलाएं 56% महिलाओं के खाते खुले जा चुके हैं। ये जो है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना बड़ी अच्छी योजना है। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया यह जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई, 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया। अच्छा इसका लोगो क्या है? एक कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो इसका लोगो शेर है, ठीक ना, शेर। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था विनिर्माण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, निवेश को बढ़ावा देना, जो लाल फीताशाही है इसको कम करना, ये सब सारे इसके उद्देश्य रखे गए थे मेक इन इंडिया के। अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, अटल पेंशन योजना। सुकन्या समृद्धि योजना तो 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। आते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाएं कालक्रमानुसार हैं, तो इसको भी देखना है। एक प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक ना। अब देखिए एक बार प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन आ गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अभी हमने बताया कि 28 अगस्त 2014। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये आपका 9 मार्च 2015 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो है 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा जो बीमा योजना है यह 18 से लेकर 70 वर्ष तक के लोगों को प्रदान की गई और कहा गया कि अगर वो 12 रुपये अपने खाते में प्रीमियम जमा करते हैं तो उनको आने वाले, मतलब उनको जो है कुल मिला जुलाकर अगर दुर्घटनाग्रस्त वो होते हैं दुर्भाग्यवश सुकाल, तो उनको 2 लाख रुपया तक प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये मुद्रा बैंक योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी इसको कह सकते हैं। तो 8 अप्रैल 2015 ये जो है प्रधानमंत्री ये मुद्रा योजना। अच्छा मुद्रा योजना इसके तहत ऋण दिया जाता था 3 प्रकार से, कुल मिला जुलाकर एक आपका शिशु ऋण दिया जाता है, शिशु ऋण, और एक किशोर ऋण दिया जाता है, किशोर ऋण, और एक तरुण ऋण दिया जाता है, ठीक ना। शिशु ऋण जो दिया जाता है यह 50,000 रुपया तक दिया जाता है, 50,000 रुपया तक, और किशोर ऋण जो दिया जाता है यह 50,000 से 5 लाख रुपया तक दिया जाता है, 5 लाख रुपया तक, और तरुण ऋण जो दिया जाता है यह 5 लाख रुपया से 10 लाख रुपया। तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है, इस मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितनी धनराशि जो है ऋण दी जा सकती? 10 लाख, 10 लाख, ठीक ना भैया। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की असमानता को। लारेंज वक्र, लारेंज एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लारेंज वक्र जो है 1905 में दिया और इन्होंने कहा कि भाई जो आय असमानता है किसी देश में, इनका यह मानना था कि अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में अगर 100 लोग हैं तो 1-1 रुपया पाए तो ये आय समानता होगी। असमानता जैसे कि 100 रुपया है उसमें 5 लोगों के पास 50 रुपया है और फिर उसके बाद अनदर लोगों के पास मात्र 50 रुपया, मतलब कि 95 लोगों के पास 50 रुपया, ये आय असमानता हुई, ठीक ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऐसे कुछ ग्राफ बनाया, ठीक ना, सुनना जरा, ऐसे ग्राफ, और इन्होंने एक निरपेक्ष समता रेखा खींची, इसको निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं, निरपेक्ष समता रेखा, और इन्होंने ऐसे वक्र बनाया, ये ऐसे वक्र बनाया,
ऐसे वक्र बनाया, ऐसे वक्र बनाया। इन्होंने क्या कहा, कहा कि ये जो निरपेक्ष समता रेखा है, निरपेक्ष समता रेखा, निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर वक्र होगा उतनी ही भारी असमानता होगी। मतलब कि यहां पर जो देश होंगे, यहां पर ए ज्यादा आय असमानता के शिकार होंगे। ए वाला जो वक्र है यहां से यहां तक, यहां पर ज्यादा आय असमानता होगी, लेकिन ए वाला जो वक्र है देखिए पास से जो गुजर रहा है निरपेक्ष रेखा के, यहां पर कम आय असमानता होगी। जैसे आप यूएसए, जैसे आप इंडिया को लेंगे तो इंडिया थोड़ा सा दूर पे है, ठीक ना, वक्र रेखा के, निरपेक्ष समता रेखा के जो है थोड़ा सा दूरी पर इसका वक्र है। लेकिन अगर आप जैसे ही यूरोपीय कंट्रियों में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, तो निरपेक्ष समता रेखा के पास जो है वक्र गुजरता है। तो यही इनका कहना था कि जब जो है निरपेक्ष समता रेखा के करीब जो है वक्र होता है तो आय असमानता कम होती है, जितना दूर होगा उतनी ज्यादा आय असमानता होगी। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ऑक्सफैम रिपोर्ट में आय असमानता को प्रेजेंट किया जाता है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें भी आय असमानता बतलाई जाती है। वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना आई थी, उसमें भी आय असमानता प्रेजेंट की गई थी। इतना कुछ आपने इसमें जाना, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट, गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग खैर जब जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया, तो अब यही काम तो नीति आयोग करने लगा ना। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु गठित की गई हाशिम समिति। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, हाशिम समिति को आप जरूर याद रखिएगा, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए बनी थी। नियोजन आवश्यक है। नियोजन क्यों आवश्यक है, एक प्लानिंग क्यों आवश्यक है? तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ को सम आचरण द्वारा आगे बढ़ाए जाने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन की दूरीकरण की को प्रमुखता देने के लिए तथा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए। ये नियोजन इसके लिए आवश्यक है। फिर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ये कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, 7वीं अनुसूची, तो इस 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो उसमें संघ शक्ति है, राज्य, इसमें संघ सूची है, इसमें राज्य सूची है और इसमें समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची पर राज्य केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है ना भैया, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे और इसमें इतने समय टोटल 52 सब्जेक्ट हैं, टोटल 52 सब्जेक्ट हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी सब्जेक्ट पर केंद्र भी कानून बनाए, राज्य भी कानून बनाए, तो केंद्र का अगर कानून में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो जाए, कंट्राडिक्शन हो जाए दोनों के कानूनों में, तो उस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। देखिए बाप होता है, ठीक ना, तो केंद्र एक प्रकार का बाप है। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। तो सामाजिक जो योजना है, इस आर्थिक और सामाजिक योजना, ये जो है आपका समवर्ती सूची में इसको रखा गया है ताकि दोनों जो है कानून बना सकें। जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, मापतौल हो गया, ठीक ना, ये सब सारी चीजें भी आपका समवर्ती सूची में रखी गई हैं। परिवार नियोजन हो गया, परिवार, ये सब उसी में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाए। तो आप जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, तो कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य के भीतर पंचायतों, ग्राम पंचायतों का गठन करे, ठीक ना, और उनको स्वायत्तता दे ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यभार को संचालित कर सके और ग्रामीण विकास को बढ़ा सके। ये आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। तो वही कह रहा है कि जायज है कि ये तो संविधान में तो वर्णित है ना, संविधान में। तो इतना कुछ अपने इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन सही है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल जो है 1974 से लेकर 1979 तक था, लेकिन 78 तक ही चली थी, एक वर्ष पहले समाप्त हो गई थी, ठीक ना।
तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। फिर विकास के केंद्र उपागम को अपनाया गया, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ठीक भैया। फिर समाज के लिए समाजवादी ढांचा, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह आपका 1956 से लेकर 1961 तक चलाई जाती है। फिर इसमें क्या और होता है कि यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित योजना है। इसके अलावा इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तो आपने देखा होगा कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे जो है संयंत्र भी इसी पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाते हैं। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रतम मतलब कि तेजी से, ठीक ना, धारणी तथा ज्यादा समावेशी विकास। तीव्रतम तो आप फास्ट तरीके से समझ रहे होंगे कि ये ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी बात कर रहा है। लेकिन ये धारणी क्या है? धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सुनना जरा क्या है ये। तो धारणी विकास एक प्रकार का ऐसा विकास है कि मतलब कि हम जब भौतिक संसाधनों का अपना प्रयोग करते हैं, ठीक ना, उन भौतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करें कि आने वाली पीढ़ी पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, ऐसे विकास को धारणी विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक ना भैया। इसको टारगेट किया गया। कुल मिलाजुलाकर हम जो खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, खाद्यान्न को उत्पादित कर रहे हैं, खाद्यान्न जो है उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम उपयोग कर रहे हैं, नीचे का जल उपयोग कर रहे हैं, पृथ्वी से जो भी ग्रहण कर रहे हैं, उसका इस प्रकार जो है उसका उपयोग करें कि आने वाली जो पीढ़ी है उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े, धारणी विकास। ठीक ना। समावेशी विकास, हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब विकास के केंद्र में उसको ला दिया जाता है तो उसी को जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास कहता है। ठीक ना। कोई निर्धन परिवार है, कोई जो है गरीब है, तो उसको विकास की धारा में ला देना सरकार के माध्यम से, जो रोजगार के माध्यम से, ठीक ना, तो उसी को जो है समावेशी विकास कहा जाता है। तो यही उसका मेन ध्येय रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। नीति आयोग के विषय में सत्य क्या है? नीति आयोग, तो पहला कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। बिल्कुल बात सही है कि 1 जनवरी 2015 को इसका जो है गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। फिर इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो पीएम इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो इतने समय पूर्णकालिक के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो बिल्कुल सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक ना। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर पूरे राज्य और केंद्र मिलकर बैठक करती है उसी को सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सहकारी संघवाद पर यह आधारित है, एक प्रकार का थिंक टैंक है, रिपोर्टें जारी करने का काम करती है। तो ऐसा आपने नीति आयोग के बारे में जाना। भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन समृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। कौन सा? 1991 से 2000। एक्चुअली इसके बीच ग्रोथ रेट काफी हाई हुई, लेकिन जो ग्रोथ रेट थी वो समस्या क्या हुई कि आपके जो क्षेत्रक हैं वह एग्रीकल्चर क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और एक सेवा क्षेत्र है। हमने कल ही बताया, कल के वीडियो के आप में देखेंगे तो हमने बताया कि जो जीवीए में पार्टिसिपेशन या जीडीपी में पार्टिसिपेशन है वह लगभग 54% के करीब सेवा क्षेत्र का है, ठीक ना, सेवा क्षेत्र। और सबसे कम जनसंख्या अगर इन्वॉल्व है तो सेवा क्षेत्र में है। लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है लेकिन ग्रोथ रेट काफी कम है। यहां पर तो ये स्थिति है कि जीडीपी में इसका जो पार्टिसिपेशन है वह है 21.1% करीब है, ये समस्या है। और जीबीए में इसका 18.8% के करीब कृषि क्षेत्र का, लेकिन 55% जनसंख्या आर्थिक रूप से वहां पर जो है निर्भर है। तो कुल मिलाजुलाकर ग्रोथ तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रोथ एक ही क्षेत्र से दिखाई दे रहा है, सेवा क्षेत्र से, ठीक ना। तो इसी को कहा जा रहा है आपका रोजगार विहीन समृद्धि। रोजगार विहीन मतलब कि रोजगार विहीनता तो है ना, खेत में 55 लोग काम कर रहे हैं, यहां तो बेरोजगारी एकदम पड़ी हुई है, लेकिन सेवा क्षेत्र में जो लोग इन्वॉल्व हैं यही लोग पूरा जो है जीडीपी को उठा दे रहे हैं, ग्रोथ को। रोजगार विहीन समृद्धि एक कॉन्सेप्ट आया। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ये तो कृषि थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955 के बीच चलाई गई थी। हैरो डोमन मॉडल पर यह आधारित थी। कृषि का विकास इसकी प्रमुख प्राथमिकता थी, ठीक ना भैया। फिर सुमेलित करते हैं क्या है कि प्रथम योजना ए सामुदायिक विकास 1952, ठीक ना, प्रथम योजना से रिलेट करती है। तीव्र औद्योगिकरण
ये तीव्र औद्योगिकरण, ये देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यहां पर तीव्र औद्योगिकरण को आप देख सकते हैं कि जो भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर संयंत्र है, ये सब स्थापित किए जाते हैं तीव्र औद्योगिकरण, ठीक ना। तृतीय योजना, ये आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य। चतुर्थ जो थी वह स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, ये चतुर्थ की थी। और पंचम जो थी यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। तो ये सब कार्यक्रम जो है इससे आपका रिलेट करता है। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल या महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो भारी उद्योगों की स्थापना जो पूंजी सघन थे, ठीक ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसी से लेकर एक क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ये आ गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद, यह राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, ठीक है भैया, ये इतना आपका। राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये देखिए ये भी प्रभावहीन हो गई है, NDC भी प्रभावहीन। जब योजना आयोग कोई नीतियां बनाती थी, उसी को ये मूल्यांकन, उसकी समीक्षा करती थी। बाद में जब यह जो है अपनी स्वीकृति दे देती थी, तब योजना आयोग उसको प्रकाशित करता था उस योजना को, ठीक ना। लेकिन जब जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त हो गया, तो उसका भी प्रभाव समाप्त हो गया, NDC का भी, ठीक ना। राष्ट्रीय विकास समिति का गठन किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसकी घोषणा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वह जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया। ये देखिए श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनको आप याद रखिएगा, गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वावलंबन, विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना, इसका तो यही तो उद्देश्य था। भारत में अनवरत योजना, ये देखिए अनवरत योजना, यह एक्चुअली 1978 से शुरू होती है, 1979-80 तक जाती है, ठीक ना। तो जैसे पंचवर्षीय योजना जब समाप्त होती है 1978 में, तो 2 वर्ष के लिए ये लाई जाती है। तो 1978-79 में ये अनवरत योजना, एक्चुअली ये जो अनवरत योजना है, यह है गुन्नार, मेडल, इन्हीं का एक उपन्यास था, एशियन ड्रामा। इसी एशियन ड्रामा में अनवरत योजना का इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक ना। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन कोरिलेट करके पूछता है। निर्धारित की गई अवधि, ये देखिए खैर में अनवरत योजना कार्यशील थी, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है, ये नया क्वेश्चन है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल था यह 1974 से लेकर 1979 तक था, लेकिन 1978 में ही ये समाप्त हो जाती है, तो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाती है। आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था, ए गुन्नार मेडल के द्वारा। अभी हमने बताया एशियन ड्रामा इनकी पुस्तक थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई जनता सरकार के द्वारा। तो जनता सरकार उतने समय थी और उन्हीं ने इसी जो है एशियन ड्रामा पर आधारित जो गुन्नार मेडल की है रोलिंग प्लान, उसको लागू किया था। नेक्स्ट क्या है? 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। और जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, यह 20 सूत्री कार्यक्रम निर्धन और गरीबों के जो विकास के लिए, ठीक ना, एक कार्यक्रम लाया गया था 1975 में। आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा। तो समवर्ती सूची हमने 7वीं अनुसूची को लेकर कोरिलेट करके आराम से पढ़ा। योजना अवकाश की अवधि ये 1966 से 1969 के बीच 3 साल की थी। फिर योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका प्रकाशन विभाग के द्वारा होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया था, तो रूस के सहयोग से।
ठीक ना भैया, रूस के सहयोग से बनाया गया था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप यह भी जान सकते हैं कि ना सिर्फ भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे संयंत्र भी बनाए गए थे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग थोड़ा सा इस डिजिटल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल मिलते हैं नए वीडियो, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।